सभी को नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन से। तो किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। और किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम होता है और किरचॉफ का द्वितीय नियम केवीएल कहते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं पास का नियम। तो हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे और व्हीटस्टोन सेतु को हम लोग समझेंगे। और व्हीटस्टोन सेतु करता क्या है कि ये जटिल परिपथों को सॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए एक ब्रिज बनाया जाएगा, व्हीटस्टोन सेतु अगर हम लोग पढ़ें, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु को हम लोग 4 प्रतिरोध इस तरह से इसमें 4 प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। और ABCD एक चतुर्भुज का निर्माण करेगा। इसके एक विकर्ण पर, ये जो चतुर्भुज बनाया जाएगा, इसके एक विकर्ण पर एक प्रतिरोध लगा करके, मान लीजिए R5 है, इसमें गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण पर, दूसरा विकर्ण ये है और इसको बाहर से जोड़ते हैं, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं। और यही चीज हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में भी लिख सकते हैं कि ABCD R1, R2, R3 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज का निर्माण किया जाता है। एक चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया जाता है। और इस चतुर्भुज के एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर तथा दूसरे विकर्ण पर बाह्य विद्युत क्षेत्र से या विद्युत वाहक बल से जोड़ देते हैं। ये हम लोग लिख सकते हैं इसके व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये कुछ परिपथ में प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है और ये भी, इससे इसका उपयोग करते हैं हम लोग अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए। जैसे मान लीजिए इसमें से 3 कोई दिया गया है और चौथा अननोन हो, तो हम लोग चौथे रेजिस्टेंस को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि चौथा है क्या। तो यहाँ से अननोन प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है और इसी का उपयोग करके एक युक्ति बनाई गई है जिसे हम लोग कहते हैं मीटर सेतु। मीटर सेतु में भी व्हीटस्टोन सेतु का ही उपयोग किया जाता है और इसका ये सिद्धांत हो गया। अब इसे हम लोग देख रहे हैं कि ये केवीएल कैसे अप्लाई होगा। तो हमें पता है कि यहाँ 2 पास है, दोनों पास को अगर लिखा जाएगा तो एक पास है, बात करें पास ABDA, यहाँ से घूम करके ये बंद पास एक है और एक पास ये वाला है सेकंड, ये फर्स्ट पास है और ये सेकंड पास है। तो पास फर्स्ट में बात करेंगे ABCDA, ABDA में, और दूसरा पास बनेगा यहाँ से पास, सेकंड पास होगा BCDB में हम लोग कह सकते हैं। तो इन दोनों पास में हमें अप्लाई करना है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो हम द्वितीय नियम अप्लाई करने से पहले इस शाखा को समझ लेते हैं कि यहाँ से अगर वोल्टेज लगाया गया है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा I एम्पियर और यहाँ करंट बटेगा क्योंकि दोनों समांतर क्रम में हैं। तो इस तरह से करंट, मान लीजिए इसमें I1 जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है। यहाँ से होकर के A से B तक I1 पहुँचेगा और A से D तक I2 पहुँचेगा। तो अब इस तरह से आगे अगर करंट को बढ़ाएं तो करंट का डायरेक्शन जो होगा, इसके अंदर मान लीजिए अगर R5 करंट है, यहाँ से मान लीजिए कि I3 करंट फ्लो हो रहा है।
इसमें मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर करंट है तो ये IG भी कर सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगा वो IG होगा। तो IG करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये एक जंक्शन का काम कर रहा है और ये भी एक जंक्शन का संधि का कार्य करेगा। हम बताए थे कि जब कई तारों को एक साथ जोड़ा जाता है तो जो पॉइंट जोड़ने का कार्य करता है वही जंक्शन या संधि कहते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसमें IG आ रहा है, ये कई सारे तार जब जुड़ते हैं तो जिस बिंदु से जुड़ते हैं वहाँ एक संधि का निर्माण होता है। तो अब यहाँ देख रहे हैं ये संधि है और ये भी संधि B है और ये संधि D है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसमें IG फ्लो कर रहा है तो यहाँ से I2 आएगा, यहाँ से I2 आएगा और यहाँ से IG जा रहा है। तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो मान लीजिए I4 है। इस संधि पर आ रही है जितनी भी धाराएं उतना ही जाएगी, क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम KCL कहता है कि आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। तो जितना करंट यहाँ से D से C में प्रवेश करेगा और जितना करंट T की ओर आएगा वो बराबर होगा। और D की ओर कौन सी करंट आ रही है, हम देख रहे हैं कि ये जो I2 है वो आ रहा है और प्लस करेंगे IG आ रहा है। ये दोनों करंट मिल करके आएंगे और R4 में होकर के चले जाएंगे, क्योंकि इधर से I2 आएगा और इधर से I3 मिल करके जाएंगे तो I2 प्लस IG होगा। तो अब यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से IG आएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये करंट मान लीजिए यहाँ से I1 आया और I1 आया, यहाँ से IG निकल गया, तो जो बचेगा I1 माइनस IG सिर्फ और सिर्फ बचेगा जो R2 में होकर के जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो C से निकलेगा वो कौन सी करंट होगी। तो ये करंट इधर से आ रही है I1 माइनस IG और इधर से आ रही है प्लस I2 प्लस IG। यहाँ देख रहे हैं IG से IG कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ I1 प्लस I2। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो बचेगा I1 प्लस I2 और इसको इस तरह से ये I1 I2 I के बराबर है, क्योंकि यहाँ I1 और I2 में बटा है और वही यहाँ से होकर के जाएगा। तो ये I1 प्लस I2 बराबर होगा I के। इसका मतलब यहाँ से I जा रहा है और यहाँ से कुछ भी बटे A से B में चाहे A से D में जितना बट करके मिल करके फाइनली ये I ही निकल करके आ रहा है। तो ये करंट का डायरेक्शन हम कहेंगे कि सही है। तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ KCL अप्लाई हुआ है। एक तो हम लोग पढ़ लिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई हो गया और अब हम लोग अप्लाई करेंगे पास A B D A में, क्योंकि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होगा वो बंद पास पर ही कार्यरत होता है, कार्य करता है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे KBL, यहाँ लिख सकते हैं KBL, या फिर कह सकते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम पास ABCD में। और यहाँ भी कह सकते हैं कि किरचॉफ का ये द्वितीय नियम है, ये भी KBL द्वितीय नियम इन पास ABDA में, और यहाँ भी KBL पास ACDB में। तो अब हम लोग BCDB में अब हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम पहले पास की अगर बात करें तो हम A से लेकर के B तक जा रहे हैं। ये एक बात याद रखना कि अगर मान लीजिए कोई प्रतिरोध है ऐसे R और I डायरेक्शन है, ये प्रवेश कर रहा है, तो हम लोग इधर से अगर ले रहे हैं इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो ऋणात्मक लेंगे और इसके विपरीत दिशा में चलते हैं हम लोग तो धनात्मक लेंगे। चिन्ह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो चिन्ह एक जगह लेंगे वही बार बार वही रिपीट करेंगे, वही चिन्ह लिया जाएगा हर जगह। तो हम लोग क्या करेंगे, जब करंट के दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक लेंगे और करंट के विपरीत जाएंगे तो धनात्मक लेंगे। ये बात याद रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, A से B तक जब अप्लाई करेंगे तो A से B तक वोल्टेज कितना उत्पन्न करेगा। हमारे पास जो करंट है I1 है, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पहले चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद I1 है और रेजिस्टेंस कितना है R1 है, ये मिल करके वोल्टेज उत्पन्न करेगा।
अब हम क्या करेंगे, बी से जा रहे हैं, बी से लेकर के डी तक, तो करंट के दिशा में जा रहे हैं इसलिए माइनस, और करंट कितना है आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है R5 है, और ये दोनों मिल करके वोल्टेज उत्पन्न करेगा। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, ये पिछले क्लास में बताया गया है। अब हम लोग आ गए हैं डी पर, और डी से जो ही ए पर जाएंगे वहां देख रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग प्लस लेंगे। और करंट कितना है I2, और रेजिस्टेंस कितना है R3। सबका जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा, क्योंकि बाहरी विद्युत क्षेत्र उसमें नहीं लगा है पहले पास में। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। अब अगर साम्य अवस्था में या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में हम देख रहे हैं कि विक्षोभ जो होगा वो शून्य है, ये साम्य अवस्था में होता है। और इस अवस्था में बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस के लिए अगर देखा जाएगा तो इसमें जो करंट होगा वो 0 फ्लो करेगा, और 0 फ्लो करेगा तो ये बताएगा कि इधर का करंट और इस साइड का करंट दोनों आपस में बराबर है। इसलिए यदि हम कहेंगे, यदि या मान लें हम लोग कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो 0 है, तो क्या होगा, जब 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, और बचेगा -I1 R1 प्लस I2 R2 R3 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, या फिर इसको इस साइड भेजें तो -I1 R1 इज इक्वल टू -I2 R3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा I से I1 में I2 से डिवाइड करें तो यहाँ मिलेगा हमारे पास I1 बट्टे I2, और R1 से इधर डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे R3 बट्टे R1। इसे बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। अब ये इक्वेशन जैसे मिला है वैसे हूबहू सेकेंड पास में हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड पास जो होगा वहां हम लोग बी से शुरू करेंगे और बी से सी पर पहुंचेंगे, तो करंट के डायरेक्शन में माइनस चिन्ह, और धारा को लिखेंगे, इसमें करंट फ्लो कर रहा I1 माइनस IG, और रेजिस्टेंस है R2। अब हम लोग आ जाएंगे सी के पास, सी से लेकर के डी तक जाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे, और करंट जो होगा इसमें I2 प्लस IG, और उसके बाद रेजिस्टेंस को लिखेंगे R4, और फिर से हम लोग डी से लेकर के बी तक जाएंगे ताकि हमारा पास कंप्लीट हो जाए। तो डी से लेकर के बी तक जाएंगे तो फिर भी विपरीत दिशा में, इसलिए प्लस, और करंट जो है इसमें IG, और रेजिस्टेंस है R5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए माना जाएगा कि ये माना, इसमें भी माना IG इज इक्वल टू 0, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ 0 पुट करेंगे, ये बचेगा -I1 R2, और प्लस ये 0 हो गया, बचा I2 R4, और ये तो पूरा 0 हो गया बराबर 0। यहाँ से पश्चांतर करेंगे तो ये होगा -I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4, या फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। तो यहाँ आगे अगर लिखें तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, ये I2 से डिवाइड करेंगे और R2 को इस साइड भेजेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो I1 होगा डिवाइड बाई I2 इज इक्वल टू R4 इधर है, और ये R2 से डिवाइड करेंगे तो R4 बट्टे R2 होगा। इसे बना लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। यहाँ देख रहे हैं समीकरण 1 तथा 2 से I1 बट्टे I2 का मान अगर रख दिया जाए तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर। अगर तुलना किया जाए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा
2 से तुलना करने पर, तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये जो R3 है या फिर R4 बट्टे R2 जो है वो बराबर होगा R3 बट्टे R1 के, R3 बट्टे R1 के बराबर होगा। या तो R1 को इस साइड भेजें R4 को इस साइड, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो R1 है R2 के रेशियो के साथ R3 R4 के रेशियो के बराबर होता है। अब ये बुक में भी दिया गया है PQRS का के, तो ये R1P हो जाएगा P बट्टे Q इक्वल टू R बट्टे S भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर R1 बट्टे R2 इक्वल टू R3 बट्टे R4 ले सकते हैं। तो ये व्हीट स्टोन सेट से हम लोग दो चीज़ समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर का जो वैल्यू है, यदि हम लोग कह सकते हैं यदि IG इक्वल टू 0 है तो R1 बट्टे R2 इज इक्वल टू R3 बट्टे R4 होगा। और इसका उल्टा भी सही है कि यदि R1 बट्टे R2 इज इक्वल टू R3 बट्टे R4 है तो IG इज इक्वल टू 0 होगा। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। व्हीट स्टोन सेट में हम लोग चेक करेंगे कि अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है, जैसे इस तरह से कोई सर्किट दे दिया जाए और यहाँ R5 का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए, तो R5 हमें बताना है अगर ये 0 होगा कि नहीं होगा, या IG की वैल्यू बताना हो या RG की वैल्यू जो भी हो, ये अगर बताना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें से रेजिस्टेंस अगर एक अननोन है तो 3 नोन होगा, हम लोग 3 का वैल्यू पुट करके एक निकाल सकते हैं। एक या तो ये कंडीशन हो सकता है, या तो इसमें करंट पूछेगा, तो करंट अगर 0 होगा तो हम सिंपली इसको हटा सकते हैं, क्योंकि ये सर्किट देखने में ये नहीं बता सकते हम लोग कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये ब्रिज बना, इसके चतुर्भुज बना है, चतुर्भुज के एक विकर्ण पर कुछ भी लगाया जाए, तो हमेशा ये याद रखेंगे कि या तो इसमें 0 दिया गया हो तो डायरेक्ट हम इसका रेशियो लगा देंगे, ये रेशियो बराबर होना चाहिए, और या तो ये रेशियो चेक करेंगे कि ये रेशियो गिवन है, ये दोनों अनुपात, इसका अनुपात और इसके साथ अनुपात आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हम इस सर्किट को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि देख रहे हैं अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो IG का मान 0 है, इसका मतलब जो B से लेकर के D तक करंट फ्लो नहीं करेगा, शून्य होगा। तो इस वायर को रहना या ना रहना बात बराबर है, तो इस वायर को हम लोग हटा देते हैं और बचता है ये दोनों सर्किट। तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम और ये भी श्रेणी क्रम और दोनों आपस में समांतर क्रम करके हम लोग रेजिस्टेंस टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये KVL अप्लाई करके व्हीट स्टोन सेट हम लोग पढ़े हैं। और व्हीट स्टोन सेट को समझने से पहले हम लोग किरचॉफ का नियम पहले से पढ़ चुके हैं। तो किरचॉफ के नियम प्लेलिस्ट में है, जाकर के पहले किरचॉफ के नियम वाला वीडियो देखिए और उसको समझिए, तब जाकर के KVL यहाँ जिस तरह से अप्लाई किया गया है तो चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में आएगा। तो व्हीट स्टोन सेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, तो समझ में आया हो तो स्पीड बढ़ा करके उसका 1.5 या फिर 1.25 करके 2x स्पीड से देख सकते हैं। और चीज़ें जो भी ना समझ में आए उसको स्लो करके पोस्ट करके एक बार समझिए और खुद पेन और कॉपी से लिख करके कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि क्या ये फाइनली P बट्टे Q इक्वल टू R बट्टे S यानी कि R1 बट्टे R2 इक्वल टू R3 बट्टे R4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।